नमस्कार सभी साथियों को। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट वाली क्लास में अगर आपको याद रहा हो तो नाउन की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें हमने कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जाना था जो अनकाउंटेबल थे और उनमें हमें कभी भी एस या फिर ईएस जोड़ करके उनको प्लूरल नहीं बनाना था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक बार फिर से हम लोग उनको रिवीजन कर लेते हैं। उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो टी आई ओ एन पर एंड होते थे, जैसे मैंने बताया था कि भाई इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, या कुछ एज पर एंड होते थे, जैसे मैंने कहा लगेज, या फिर एक था आपका बैगेज, डैमेज उन्हीं में से एक था। और कुछ वर्ड ऐसे थे जो आर वाई पर एंड होते थे, जैसे मैंने कहा था सीनरी, मशीनरी, जूलरी, ठीक है, पोइट्री। और उसमें कुछ और वर्ड थे आपके, कौन कौन से, फर्नीचर, या जैसे एक वर्ड था आपका कौन सा, इक्विपमेंट, यंत्र। और उन्हीं में से एक था एविडेंस, सोप उन्हीं में से एक था। और ब्रेड था उसमें, ठीक है, और एक वर्ड था उसमें कौन सा, सोप था। और ये सारे वर्ड्स थे जिनको हमें कभी भी एस या एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं करना था। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप में से कुछ ये पूछना चाहें कि अगर ब्रेड ब्रेड को हम उस तरीके से प्लूरल क्यों नहीं कर सकते जैसे चपाती को कर सकते हैं। जैसे आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई चपाती इंग्लिश का वर्ड होता है और अगर हम उसको गिनना चाहें तो एक दो तीन चार गिन सकते हैं, और इसी हिसाब से हम ये कहेंगे कि चपाती नाउन कैसा होता है, काउंटेबल होता है। तो फिर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ब्रेड को, अगर हम गिन पा रहे हैं कि भाई एक ब्रेड, दो ब्रेड, तीन ब्रेड, चार ब्रेड, तो ब्रेड को हम लोग काउंटेबल क्यों नहीं कह रहे, ब्रेड को अनकाउंटेबल क्यों कह रहे हैं। देखो इस बात को ध्यान से समझिएगा। जनरली हम हमारे दिमाग में क्या बात रहती है कि ब्रेड का मतलब क्या होता है, खाने वाली रोटी। लेकिन वास्तव में ब्रेड का मतलब वो खाने वाली रोटी का नहीं होता है। ब्रेड का मतलब होता है, देखो इसको ऐसे समझिएगा। मान लीजिए देखिए, जैसे वर्ड आपके सामने है ब्रेड ना, वर्ड है आपके सामने ब्रेड, मैंने लिखा ब्रेड। ठीक है, तो वर्ड है आपके सामने ब्रेड, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जनरली अक्सर जो हम लोग ये मानते हैं कि भाई ब्रेड का मतलब होता है खाने वाली रोटी, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में खाने वाली रोटी को कहा जाता है चपाती। ब्रेड का मतलब होता है DOUGH। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है गुथा हुआ आटा। अगर मान लीजिए ये आपके सामने गुथा हुआ आटा है, ठीक है, तो ये एक तरीके से एक रॉ मटेरियल हो गया है ना, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसका प्रयोग करके आप कोई दूसरा पदार्थ बना सकते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको आप क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, मटेरियल नाउन के नाम से, है ना। इसको जानते हैं मटेरियल नाउन से। और हम जानते हैं कि मटेरियल नाउन कैसा होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है। तो वो गुथा हुआ आटा, या जैसे बेकरी में आपने देखा होगा कि भाई बेकरी में से कुछ पीस काट काट कर हम लोग ब्रेड बनाते हैं, तो आप चाहें तो आप इसको गुथा हुआ आटा मान लें, या फिर आप इसको ये मान लें कि ये बेकरी में वो कच्चा माल है जिस कच्चे माल का प्रयोग करके वो लोग ब्रेड बनाएंगे। ब्रेड नहीं, कच्चा माल का प्रयोग करके वो लोग ब्रेड के पीस बनाएंगे। तो ये जो ब्रेड है, ठीक है, ये जो ब्रेड है ये एक तरीके से गुथा हुआ आटा या उसी की तरह का दिखने वाला कोई और प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन वास्तव में ये कोई भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो सिर्फ एक कच्चा माल कह सकते हैं। तो कच्चे माल का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसी वजह से आप ये मान लें कि ब्रेड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और चपाती जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। ब्रेड को काउंट नहीं किया जा सकता। ब्रेड अक्सर हम लोग चलन में एक वर्ड आ जाता है कि भाई ब्रेड का मतलब रोटी, लेकिन वास्तव में ब्रेड रोटी नहीं, ब्रेड का मतलब वो कच्चा माल जिससे आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उस चीज़ को लेते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, चलिए आप इसमें हेडिंग डालिएगा नोट नंबर 2, यानी कंसेप्ट नंबर 2। चलिए इस पर आते हैं, देखिए ज़रा, अब इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको ये कहा था कुछ नाउन्स जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताए थे जो हमेशा किस तरह से यूज होते हैं, एज सिंगुलर, कभी भी आप उनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। लेकिन आज हमें उसके विपरीत कुछ ऐसे नाउन जानने हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। अगर आप चाहें भी तो उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा जोड़े में, हमेशा पेयर में यूज होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैंने आपसे कहा सीजर, SCISSOR, सीजर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सीजर का मतलब क्या है। तो जैसे आप घर में कैंची यूज करते हैं, तो मान लो कि एक ये वाला पार्ट हो गया पहला पार्ट, और ये हो गया कैंची का दूसरा पार्ट। तो मैंने पूछा सीजर, क्या इस कंप्लीट को सीजर कहा जाएगा, नहीं। सीजर क्या है, सीजर एक हिस्सा होता है,
कैंची का जो एक पार्ट होता है उसको सीजर बोलते हैं, और हमें पता है कि ये जोड़े में यूज होता है, तो इसलिए हमेशा हमेशा आप सीजर्स का यूज करते हैं। अगर आपने कभी भी सीजर में से एस हटा दिया, यानी आपने उसको SCISSOR बोला, तो ग्रामेटिकली वो हो जाएगा आपका गलत। तो इसलिए सीजर्स एक ऐसा नाउन है, सीजर्स एक ऐसा वर्ड है जो हर हालत में आपको किस तरीके से यूज करना पड़ेगा, प्लूरल सेंस में। कभी भी आप इसका एस हटाकर इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो देखते हैं ऐसे आपके कौन कौन से नाउन है, देखिए जरा। चलिए, तो यहां पर आपको लिखना है कंसेप्ट नंबर 2 में, सम नाउन्स, इसमें लिखिएगा सम नाउन्स आर ऑलवेज, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल बिकॉज, some nouns are always plural because they are used in pair, because they are used in pair। यानी कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा वो जोड़े में होते हैं। ऐसा भी लिखो, we can't, we can't make, we can't make them, we can't make them singular, we can't make them singular by by removing, by removing s या es। इसका मतलब यह है कि हम इन नाउन्स के अंत में लगा हुआ एस या एस हटाकर, अगर हम चाहें भी तो इन नाउन्स के अंत में लगा हुआ एस या एस हटाकर, अगर हम चाहें भी तो इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं, जोड़े में यूज होते हैं। तो अगर वो एक से ज्यादा हो गए, दो हो गए, तो हर हालत में कैसा, किस तरीके से आपको यूज करना होता है, प्लूरल फॉर्म में। और उसी तरीके से वर्ब भी आपको उसके साथ में कैसी लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। क्योंकि अगर आप सिंगुलर लगाएंगे तब भी ग्रामेटिकली गलत है। तो इन नाउन्स को जान लो, कौन कौन से नाउन्स हैं बताता हूं अभी। लेकिन आपको ये देखना है कि ये जितने भी नाउन्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो पेयर में यूज होते हैं, जोड़े में यूज होते हैं, हर हालत में आपको अंत में एस लगाना पड़ेगा, और एस लगाने के बाद में प्लूरल मानना होगा। और वर्ब भी आपको कैसे यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल। गलती से भी अंत वाला एस नहीं हटाना, और गलती से भी इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आपको यूज नहीं करनी है। देखिए कौन कौन से हैं, देखो जैसे इन्हीं में, इन्हीं में कुछ, इन्हीं में कुछ जो है आपके कुछ, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं पहली कैटेगरी, पहली कैटेगरी क्या है आपकी, शूज। तो शूज से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, शूज हो गए, सैंडल्स हो गए, चप्पल हो गए, मोजे हो गए, जिनको भी आप पैर में पहनोगे, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी वर्ड ले लो, शूज को ही इंग्लिश में आप बूट्स भी बोलते हैं, शूज को ही बूट्स भी कहा जाता है ना, बूट्स। तो बूट्स के अंत में एस लगा रहेगा, एस नहीं हटाना। शूज के अंत में एस लगा रहेगा, वो नहीं हटाना। और वैसे ही एक वर्ड है आपका क्या, सैंडल, SANDAL, सैंडल। तो अभी ये ग्रामेटिकली गलत है, सैंडल में आपको एस यूज करना पड़ेगा, सैंडल्स, तभी सही होगा। वैसे ही एक वर्ड है आपके सामने कौन सा, स्लीपर, चप्पल को बोलते हैं, तो SLIPPER, स्लीपर, अभी ग्रामेटिकली गलत है, एस यूज करना पड़ेगा, स्लीपर्स। अब ये ग्रामेटिकली सही हो गया। और वैसे ही चप्पल को इंग्लिश में चप्पल भी कहा जाता है, CHAPPAL, चप्पल, तो अभी गलत है, एस लग जाएगा तभी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने एक वर्ड है जेल, 2016 से पहले जेल एक ऐसा वर्ड था जिसको प्रिजन बोला जाता था, प्रिजन, PRISON, प्रिजन। लेकिन 2016 के बाद से जो डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड ऐड हो गया, वो वर्ड कौन सा था आपका, जेल। और ऐसे ही जंगल, पुराने टाइम में फॉरेस्ट वर्ड केवल एकमात्र वर्ड था, फॉरेस्ट जंगल के लिए चलता था, लेकिन 2016 के बाद से उसी को हम जंगल भी बोलने लगे। यानी अभी अगर आपसे कोई पूछता है तो जंगल भी इंग्लिश का वर्ड है और फॉरेस्ट भी इंग्लिश का वर्ड है। और वैसे ही प्रिजन भी इंग्लिश का वर्ड होता है और जेल ये भी इंग्लिश का वर्ड होता है। तो इसी तरीके से ये 2016 के बाद से कुछ वर्ड ऐड हो गए। तो वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि स्लीपर्स तो होता ही है चप्पल, और साथ साथ में चप्पल भी इंग्लिश का ही वर्ड होता है। आगे देखिएगा, जोड़े में पहने जाने वाले वर्ड्स, ठीक है, ग्लव्स, ग्लव्स कह सकते हैं, GLOVES, ग्लव्स, ठीक है, पैर में पहनते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं यहां पर क्या, मैं कह सकता हूं यहां पर सॉक्स, मोजे, SOCKS, शॉक्स, ठीक है, ये वर्ड यहां पर ऐड हो सकता है। तो यहां पर आपने देखे, शूज हो गया, बूट्स हो गया, चप्पल्स हो गए, स्लीपर्स हो गए, ग्लव्स हो गए, शॉक्स हो गए, ठीक है, ये सारे वर्ड, सैंडल्स हो गए। आपको हमेशा एस के साथ में यूज करना है और हमेशा इनको प्लूरल मानना है। ऐसे ही वर्ड देखिएगा ध्यान से। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी क्या, जैसे आपने सुना होगा ट्राउजर्स, TROUSERS, तो ट्राउजर लिखा हुआ गलत है। ट्राउजर लिखा हुआ तब सही होगा जब क्या लगाएंगे आप, इसमें एस लगाएंगे।
तो अभी ये आपका ग्रामेटिकली क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी। तो ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स के बाद में एक वर्ड है जींस, JEANS, जींस। जैसा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एस लगा हुआ, और वैसा ही इसको मानना भी है आपको प्लूरल, तो जींस के साथ में इज नहीं आर यूज करना है। चाहे वो एक जींस है तब भी आपको आर यूज करना है। क्यों? क्योंकि जींस पेयर में पहनी जाती है। ठीक है, 2 लेग्स। और वैसे ही मैं कहूँ आपसे, ट्राउजर्स हो गया, जींस हो गया, और एक वर्ड है आपका पेंटेलून्स। ये फुल फॉर्म होती है PANTALOONS, पेंटेलून्स फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट में पेंट बोलते हैं, PANTS, ये शॉर्ट में बोल देते हैं। तो ये भी वही है। ये शब्द आ सकता है LOWERS, लोवर्स, ये भी आ सकता है इसमें। इंग्लिश का वर्ड होता है PAJAMAS, पजामाज, ये भी इंग्लिश का वर्ड होता है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, अ, जैसे हम लोग आई ग्लासेस पहनते हैं, आई ग्लासेस, चश्मा। ठीक है, तो चश्मे का एक लेंस और दूसरा लेंस। तो ग्लास जो वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है वो कंप्लीट चश्मा प्लस उसके फ्रेम के लिए नहीं बोलते। ग्लास का मतलब उसका एक लेंस। तो अगर मैंने आपके सामने बोला आई ग्लास, तो आई ग्लास का मतलब एक लेंस, केवल एक लेंस। जबकि अगर हम उसको यूज करेंगे तो डबल लेंस यूज करते हैं भाई। ऐसा तो नहीं होता कि हम एक ही लेंस पहन करके घूमे मार्केट में। तो यहाँ पर क्या है, लेंस, देखिएगा, लेंस, दो लेंस को कंबाइन करने के बाद में जो एक चश्मा बनता है उसको हम बोलते हैं आई ग्लासेस, आई ग्लासेस, प्लूरल फॉर्म में। तो लिखो जरा, अगले जो वर्ड आपके सामने आ गए कौन कौन से आ गए, देखो जरा, आई ग्लासेस, GLASS। आई ग्लास गलत है, आपको बोलना पड़ेगा आई ग्लासेस। वैसे ही धूप के चश्मे को क्या बोलते हैं, सन ग्लास। तो सन ग्लास एक लेंस हो गया, जबकि पहनने हमें दो लेंस हैं, तो यहाँ पर भी सन ग्लासेस आपको बोलना पड़ेगा। या फिर नजर के चश्मे को क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स। और फैशन वाले चश्मे को क्या बोलते हैं, गोगल्स, GOGGLES, गोगल्स। ठीक है, ये भी चश्मे ही हैं, तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। और दूरबीन में भी डबल लेंस यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, तो ये वर्ड आपके सामने आ गए। तो आपने देखे चश्मे की कैटेगरी से मिलते जुलते वर्ड कौन कौन से हो गए, आई ग्लासेस हो गया, सन ग्लासेस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया। और ऐसे ही जैसे आपने एक कैटेगरी पढ़ी होगी, यंत्र। उन यंत्र में जैसे मैं आपसे कहूँ, एक वर्ड है आपके सामने, प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स। प्लायर्स का मतलब होता है पिलास, इसका मतलब क्या होता है, पिलास। तो ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कैंची की तरह होता है। जैसे मान लो कैंची में एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तो वैसे ही प्लास में भी एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है, जिन दो पार्ट से हम चीज़ों को बीच में कवर कर लेते हैं। तो वैसे ही प्लास जो वर्ड है, अंत में एस तो लगा हुआ है, लेकिन मानना इसको कैसा है, प्लूरल ही मानना है, सिंगुलर नहीं। और ऐसा ही एक वर्ड है आपका पिंसर, PINCERS, पिंसर्स। पिंसर्स का मतलब टंग्स, टंग्स का मतलब, इन दोनों का मतलब चिमटा के सेंस में यूज होता है, चिमटा जो हम घर पर यूज करते हैं, चिमटा या फिर चिमटी की सेंस में भी होता है। और एक वर्ड है आपके सामने, शेयर, SHEARS, शेयर्स। ये शेयर्स आपको पता होगा, घर में लोग यूज करते हैं, शंड्यासी, इसको बोला जाता है शंड्यासी। तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो डबल, मतलब एक तरीके से पेयर में यूज होता है। पेयर में यूज होने की वजह से ही हम लोग कहते हैं कि ये भी प्लूरल ही है। एस नहीं हटाना, और इसके साथ वर्ब भी कैसी लगानी है आपको, प्लूरल। या फिर एक वर्ड होता है आपका SHAKLES, शैकल्स का मतलब बेड़ियां, इसका मतलब क्या होता है, बेड़ियां। और इसी में हम लोग कह सकते हैं फैटर, FETTER, फैटर, एस जोड़ना पड़ेगा, और इसका मतलब हो जाएगा आपका हथकड़ी, इसका मतलब हो जाएगा हथकड़ी। क्योंकि हम सबको पता है कि भाई हथकड़ी एक हाथ में नहीं बल्कि दो हाथों में पहनी जाती है। तो इसी वजह से दोनों हाथों में पहनी जाती है, इसी वजह से ये पेयर में जोड़े में पहनी जाती है। तो इसी वजह से ये कैसी मानी जाती है, प्लूरल, ऑलवेज, नो सिंगुलर फॉर्म। चलिए, इनके अलावा कुछ वर्ड और हैं जो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। देखो, एक वर्ड है आपके सामने, आर्म्स, ALMS, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, भिक्षा। ठीक है,
तो नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूँ पेन, तो आप कहेंगे पेन सिंगुलर है, एस लगा देंगे, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल है। जबकि आर्म्स एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भिक्षा होता है, वो नॉर्मल नहीं है। ये कैसा है, यहाँ पर ऑलवेज आपको प्लूरल ही मानना पड़ेगा। अगर आपने आर्म्स का अंत वाला एस हटा दिया और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा दी तो ग्रामेटिकली गलत होगा। ठीक है, तो आर्म्स एक ऐसा वर्ड है जो ऑलवेज प्लूरल। वैसे ही इसके अलावा देखिएगा, एक वर्ड है आपका प्रोसीड, PROCEEDS, प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा। प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा। प्रोसीड में से अगर आप एस हटा देंगे तो ये वर्ब बन जाएगी, इसका मतलब आगे बढ़ना होता है। लेकिन अगर आप इसको नाउन मानोगे तो प्रोसीड में एस लगा रहेगा और इसका मतलब क्या होगा, मुनाफा, और ऑलवेज प्लूरल ही मानना होगा। और देखिए ऐसे एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड होता है सराउंडिंग, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, आसपास का एरिया। इसका मतलब होता है आसपास का एरिया, परिवेश बोलते हैं, परिवेश, इसको बोलते हैं परिवेश, परिवेश है ना, परिवेश बोल देते हैं। या फिर ENVIRONS, एनवायरमेंट्स भी इसका सिनोनियम में होता है, इसको भी क्या बोल देते हैं, परिवेश। इसको भी हम लोग परिवेश ही बोलते हैं, और ये भी इसी का सिनोनियम में होता है। और वैसे ही देखिएगा, अर्निंग एक ऐसा वर्ड है, अर्निंग, अर्निंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगा रहेगा, अर्निंग्स होता है, अर्निंग नहीं होता। और वैसे ही सेविंग, अगर आपने क्या कहा कि भाई उसके पास में इतनी जमा पूंजी है, इतनी सेविंग है, तो सेविंग कुछ नहीं होता, सेविंग्स होता है, सेविंग्स, एस लगा रहेगा। संपत्ति, ASSET, असेट कुछ नहीं होता, संपत्ति में एस लगा रहता है, असेट्स होता है, असेट्स आपको यूज करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ FANGS, फैंक्स का मतलब क्या होता है, डंक। ठीक है, डंक, तो ये भी आपका फैंक्स में एस लगा रहता है और ऑलवेज प्लूरल रहता है। और ऐसे ही एक वर्ड होता है आपका गैलो, GALLOW, गलत है, एस लगाओगे तब सही होगा, और इसका मतलब होता है फांसी का फंदा। गैलोज का मतलब क्या होता है, फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, गैलोज मतलब फांसी का फंदा, ऑलवेज प्लूरल, नो सिंगुलर फॉर्म अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद में जरा देखो और कुछ वर्ड है जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए जरा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक वर्ड है हमारे सामने, कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर केवल आप इतना बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी इसमें आप एस नहीं ऐड करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये वर्ड आपका ग्रामेटिकली गलत है। स्पोकन में तो खैर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, तो आपको एस ऐड करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब सही हुआ। और वैसे ही एक वर्ड हमारे सामने थैंक्स, THAN के थैंक। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म में अलग बातें यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एस ऐड करना पड़ेगा, थैंक्स बोलना पड़ेगा, तब ये ग्रामेटिकली क्या बनेगा, सही बनेगा। ऐसा ही एक वर्ड होता है हमारे सामने, कौन सा, हमारे सामने कौन सा वर्ड होता है भाई, तो एक वर्ड होता है स्वीपिंग, SWEEPING, स्वीपिंग में एस जोड़ोगे और इसका मतलब अ, जो जहां पर कूड़ा कबाड़ा वगैरह होता है, गार्बेज वगैरह होता है, उसको बोलते हैं स्वीपिंग्स। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर एक मैंने कहा, एक वर्ड आपके सामने आया, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आपके सामने आया, कौन सा, ऑर्डर्स, ORDERS, ऑर्डर्स प्लूरल होता है। एक होता है आपका इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन्स का मतलब क्या होता है, आते, आते, ये भी आपको प्लूरल फॉर्म में यूज करना होता है। ठीक है, ईयर रिंग्स एक वर्ड होता है, EARRINGS, ईयर रिंग्स प्लूरल होता है। और एक वर्ड होता है आपका एम्बर, EMBERS, एम्बर्स का मतलब होता है अंगार, आग जल रही होती है, अंगार, उसको बोलते हैं, ये प्लूरल होता है। ठीक है, और इसके अलावा, है ना, एम्बर्स हो गया, और इसके अलावा एक वर्ड होता है आपका, कौन सा, देखिएगा, एम्बर्स हो गया, और इसके अलावा एक होता है आपका स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, STAIR, स्टेयर गलत है, एस ऐड करना पड़ेगा, स्टेयर्स बोलना पड़ेगा। न्यूपचियल, NUPTIAL, न्यूपचियल में एस जोड़ना पड़ेगा, और इसका मतलब होता है आपका विवाह समारोह, विवाह समारोह, है ना, ये होता है आपका विवाह समारोह, बोलते हैं इसको, विवाह समारोह। न्यूपचल एक वर्ड होता है, विवाह समारोह। ठीक है, न्यूपचल हो गया। और इसके अलावा एरियाज, ARREAR, एस जोड़ोगे और इसका मतलब होता है बकाया राशि, बकाया, इसका मतलब होता है बकाया राशि, बकाया राशि। तो एरियार एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें आपको एस जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के वर्ड कैसा बनता है आपका, सिंगुलर बनता है। और देखिएगा इसके अलावा और कोई वर्ड है, अर्निंग्स हो गया, एरियाज हो गया। ठीक है, और
इसके अलावा एक वर्ड होता है आपका फायरवर्क्स, FIRE, फायरवर्क्स, WORKS, फायरवर्क्स। जमीन पर जो छोड़ने वाले पटाखे होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग फायरवर्क्स। इसमें भी आपको एस ऐड करना पड़ेगा, हमेशा एस जुड़ा रहेगा। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। हालांकि वर्ड और भी है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हैं, जो ज़्यादा चलते हैं, वो वर्ड मैंने आपके सामने बताए। अब मैं आपको एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। देखिए ज़रा, देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने आपके सामने कहा कि भाई वेयर इज माई ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है क्या, 2 में मैंने कहा वेयर इज या फिर आर द पेयर ऑफ माई शू, एक ही मैंने कहा। और एक तीसरा मैंने आपसे कहा, थर्ड मैंने आपके सामने बोला, आई बॉट अ गूगल, GOGGLE, गूगल, ये मैंने कहा। और 4 मैंने आपसे कहा, यू शुड वियर स्पेक्टिक, यू शुड वियर, यहां पर ले लीजिएगा आप, यू शुड वियर सनग्लासेस, यू शुड वियर सनग्लास, यू शुड वियर सनग्लास, यू शुड वियर सनग्लास डेली, DAILY, डेली। चलो इन एग्जाम्पल्स को पहले एक बार देख लेते हैं, तो आप इनमें समझो, उसके बाद आगे समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आइएगा। मैंने कहा वेयर इज माई ट्राउजर। तो सबसे पहले आपकी आपकी जो आप देखोगे, सबसे पहले वर्ड क्या है आपका, ट्राउजर। आपकी जो ध्यान है, आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा, ट्राउजर। तो आप कहेंगे, अगर कोई नॉर्मल वर्ड होता, जैसे अगर मैं कहता वेयर इज माई पेन, कोई दिक्कत नहीं है, पेन सिंगुलर हो गया और आपने वहां पर जो वर्ब है वो इज लगा दी, सही है। अगर मैं कहता वेयर आर माई पेन्स, पेन्स प्लूरल हो गया, तो आपने वर्ब भी आर लगा दी, ठीक है। लेकिन यहां पर ये नॉर्मल नहीं है, ये ऑलवेज प्लूरल है, प्लूरल है। तो गलती क्या है, ट्राउजर में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा, और इसकी जगह पर आपको यहां पर बोलना पड़ेगा, आर बोलना पड़ेगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। अब सही हुआ। दूसरे में वेयर इज या फिर आर द पेयर ऑफ माई शू, तो पहली गलती तो आप समझ गए कि भाई यहां पर शू में तो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन अब यहां पर शू के पेयर की बात हो रही है। 2 जूते होंगे, 2 शूज होंगे आपके पास में, तब एक पेयर तैयार होगा, तब एक पेयर बनेगा। तो इसलिए एक पेयर के हिसाब से वर्ब कैसी आ जाएगी, यहाँ पर इज आ जाएगी। तो इस बात को थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। और अगर मैंने कहा कि आई बोट अ गूगल, तो हमारे दिमाग में बात आती है कि भाई गूगल सिंगुलर है, एस लगा हुआ नहीं है, तो उसके पहले ए हमने लगा दिया, सही। लेकिन सही नहीं है, क्यों, क्योंकि गूगल अगर आप पहनोगे, अगर आप गूगल पहन करके जाओगे, चश्मा पहन करके जाओगे, तो एक लेंस तो नहीं पहनोगे ना, 2 लेंस पहनोगे, तो यहाँ पर आपको एस तो लगाना पड़ेगा ही। अब एस लगाते ही ये कैसा बन गया, प्लूरल, बहुवचन। बहुवचन है तो उसके पहले का ए आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ए किसके पहले आता है, सिंगुलर नाउन से पहले। आगे देखो, यू शुड वियर सनग्लास डेली, तो वही चीज हमारे सामने फिर से आ गई कि भाई सन ग्लास नहीं होता है, सन ग्लासेस होता है, तो सन ग्लासेस यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आप बोलेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाई चांस अगर हम अनइंटेंशनल शूज या फिर चप्पल्स को कहीं ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां से कोई पर्सन, या मान लो कोई डॉग है, वो केवल एक जूता लेकर के चला गया, उसे लगा कि भाई कोई खाने की वस्तु है, तो वो केवल एक जूता उठा करके चला गया। तो ऐसे केस में कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन भी जाती है जहां पर आपको सिंगुलर करना पड़ जाता है। देखो एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो मैंने कहा, एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने कहा कि अ डॉग हैज टेकन माय वन शूज। तो अब आप इसको खुद सोच के बताओ दोस्तों, कि यहां पर डॉग ने मेरा एक जूता ले लिया, तो अब तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर आप ये समझ पाओ कि भाई शूज अगर लिया है तो इसका मतलब डॉग को तो नहीं पता था ना कि उसको भाई जोड़े में पहनना होता है, और डॉग ने कौन सा उसको पहनने के लिए लिया था, डॉग ने तो ये समझ के लिया होगा कि कुछ खाने की वस्तु होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन है, वो उसने डॉग ने केवल एक ही जूता लिया है, एक लिया है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो क्या, शू, SHOE, शू, यहाँ पर आपको यही बोलना पड़ेगा, शू। ऐसी सिचुएशन जूते चप्पल में बन जाती है, समझ रहे हो, लेकिन ट्राउजर्स वगैरह में नहीं बनेगी, क्योंकि ट्राउजर्स को बीच में से चीरा तो नहीं जाएगा ना, समझ रहे हो। चलो ये आपने देखा। अब इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाओ।
देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके सामने। मैंने बोला, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखने से पहले एक वर्ड जान लो, बहुत अच्छा वर्ड है। वो वर्ड है आपका सराउंडिंग। वर्ड कौन सा है? SURROUNDING, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हमने जाना था परिवेश होता है, लेकिन एक बात और समझिएगा, सराउंडिंग में जब एस लग जाता है तब ये नाउन बन जाता है, तब ये नाउन बन जाता है, और इसका मतलब क्या हो जाता है हिंदी में? परिवेश। परिवेश। लेकिन एक काम की बात और जान लो, अगर आप सराउंडिंग में, अगर आप सराउंडिंग में एस या एस हटा दोगे, एस या एस नहीं लगाओगे, तब ये नाउन नहीं होकर के तब ये एडजेक्टिव बन जाता है। तब ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण है ना, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो किसी भी नाउन के पहले आता है उसकी विशेषता बताने के लिए, है ना। तो इस सिचुएशन को एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने कहा कि भाई अवर सराउंडिंग, SURROUNDING, आर सराउंडिंग इज क्लीन, कि हमारा परिवेश या फिर हमारा आसपास का एरिया साफ है। और इसी को मान लीजिए मैं ये कह देता कि भाई अवर सराउंडिंग, SURROUNDING, आर सराउंडिंग्स एरिया, आर सराउंडिंग्स एरिया, आर सराउंडिंग्स एरिया इज या फिर आर क्लीन, इज या फिर आर क्लीन। अब दोनों एग्जाम्पल्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सिंपली आपसे ये पूछता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में ये वर्ब है, ये क्या है आपकी? वर्ब है। तो मैं आपसे पूछता हूं वर्ब के इधर साइड में कौन आता है? आप कहेंगे सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में ये जो सराउंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला सराउंडिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला सराउंडिंग, आप कहेंगे क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। भाई सब्जेक्ट बनने का काम नाउन का, प्रोनाउन का ही तो होता है, तो ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कि जब ये नाउन फॉर्म में रहेगा, जब ये नाउन फॉर्म में रहेगा तो कैसे रहेगा? एस के साथ में रहेगा। तो यहाँ पर गलती क्या है? आपको यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। लगा दिया। एस लगते ही आपको पता है कि भाई ये प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इज की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा? आर यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस अब सही हुआ कि आर सराउंडिंग्स आर क्लीन, अवर सराउंडिंग्स आर क्लीन, कि हमारा परिवेश साफ है। पर गलती मत करना, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए, एग्जाम्पल नंबर इसको देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 7 को देखो। मैंने कहा ये वर्ब है, भाई ये क्या है? आपकी वर्ब है। और वर्ब के इधर वाला पोर्शन क्या है? आप कहेंगे सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में सबसे इधर वाला ये वाला पोर्शन आप कहेंगे क्या है? मेन सब्जेक्ट है। ये क्या है? मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट का मतलब नाउन है, बेसिकली मेन सब्जेक्ट का मतलब नाउन है। अब नाउन के पीछे आया है, इस बार जो सराउंडिंग है वो कहां पर आया है? आपका नाउन के पीछे। तो अगर ये नाउन के पीछे है तो आप खुद बताइए, अब ये नाउन खुद नहीं है, अब तो ये एडजेक्टिव है ना। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो एस नहीं लगा रहेगा, तो यहां पर आपको एस को हटाना पड़ेगा। यहां पर आपको ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा। बोलिएगा आर सराउंडिंग एरिया। अब वर्ब को डिसाइड कौन करेगा? यही एरिया डिसाइड करेगा। तो ये कैसा है? सिंगुलर। भाई ये कैसा है आपका? सिंगुलर। तो इसके हिसाब से इज आ जाएगा। तो ये बात समझे कि नहीं समझे? जरा दोबारा से बताओ कि भाई अवर सराउंडिंग्स आर क्लीन या फिर अवर सराउंडिंग एरिया इज क्लीन। ये बात समझे कि नहीं समझे? चलो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो एक काम की बात और समझो। एक वर्ड होता है हमारे सामने, वेजिस। क्या वर्ड होता है? वेजिस। वो वर्ड मैंने आपको वहां पर नहीं बताया, इसको यहां समझ लो। वेजिस के दो मतलब होते हैं। क्या मतलब होते हैं? दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है मजदूरी। वेजिस का एक मतलब क्या होता है? मजदूरी। और वेजिस का दूसरा मतलब होता है परिणाम। अपनी की गलती का परिणाम, अपने किए काम का परिणाम। तो जब वेजिस का मतलब मजदूरी होगा, तब आपको इसको कंसीडर करना है कैसा? प्लूरल। कैसा कंसीडर करना है? प्लूरल। और जब इसका मतलब परिणाम होगा, तब आपको इसको कंसीडर करना है कैसा? सिंगुलर। ये बहुत काम की बात है, एसएससी में या अदर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि वेजिस के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएं कि प्लूरल वर्ब लगाएं। तो मेरा तो मैं कहूंगा कि भाई वेजिस, अगर वेजिस का मतलब है मजदूरी, तो आपको वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके सेंस निकालना पड़ेगा। अगर वेजिस का मतलब है मजदूरी, तो आप कहेंगे कि वेजिस के साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर वेजिस का मतलब है परिणाम, तो वहां पर आपको उसका मतलब निकाल करके उसके साथ में एक वचन सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। तो देखो जरा, देखिए जरा, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल है आपके सामने क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके सामने। तो देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके सामने। मैंने कहा द वेजिस
द वेजेस इज या फिर आर बीइंग, इज या फिर आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इज या फिर आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स, अमंग द वर्कर्स। और वहीं पर मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा द वेजेस ऑफ दिस सिन, इस पाप का परिणाम, द वेजेस ऑफ दिस सिन इज या फिर आर डेथ। तो आपके सामने दो एग्जाम्पल आ गए। मैं कहता हूं पहले एग्जाम्पल में है कि द वेजेस इज या फिर आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स। तो वर्कर्स में क्या बांटा जा रहा है? मजदूरी। तो अगर यहां पर इस वेजेस का मतलब क्या है? मजदूरी। इसका मतलब क्या है? मजदूरी। मजदूरी है तो बताओ कैसा मानोगे? प्लूरल क्या लगा दोगे? आर। दूसरे एग्जाम्पल में है कि वेजेस इस सिन का, दिस सिन, इस सिन का जो वेजिस है, इस सिन का जो इस पाप का जो परिणाम है वो डेथ है। तो यहां पर इसका मतलब मुझे बताओ क्या मतलब है? परिणाम। इसका मतलब क्या है बताइए जरा? परिणाम। परिणाम है तो बताओ मुझे क्या आ जाएगी? सिंगुलर मानना है और यहां पर आ जाएगा आपका इस आ जाएगा। आगे देखो इसके बाद में एक और, चलो इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। एक वर्ड हमारे सामने आता है, मैंने आपको बताया था क्या? मैंने आपको एक शब्द बताया था और वो शब्द था कौन सा? बताइए जरा वो शब्द कौन सा था आपका? वो शब्द था आपका इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन। मैंने ये कहा था कि इंटेस्टाइन का मतलब आंत होता है और ये ऑलवेज प्लूरल होता है, कभी भी इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। लेकिन एक केस बनता है, जरा उस केस को समझो। कौन सा केस बनता है? इंटेस्टाइन में एस लगा रहेगा। कब? जब ये क्लियर करके ना बताया जाए कि वो बड़ी आंत की बात कर रहा है कि छोटी आंत की बात कर रहा है। तो इंटेस्टाइन्स का मतलब आते हैं, इंटेस्टाइन का मतलब आते हैं। और कैसा है बताओ जरा? ऑलवेज। कैसा है? ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। लेकिन अगर वो ये कहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या कहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर कहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, क्या कहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसे केस में जब उसने क्लियर करके बता दिया कि वो लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, बड़ी आंत की बात कर रहा है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत की बात कर रहा है, तब समझ लो कि वहां पर वो सिंगुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो क्लियर करके बता रहा है कि वो एक है ना? तो ऐसे में वो सिंगुलर हो सकता है, लिख लो ऐसे में वो सिंगुलर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे में वो सिंगुलर आपका हो जाता है। एग्जाम्पल देखो जरा, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है क्या? एग्जाम्पल नंबर 1 है कि द डॉक्टर said that her INTESTINE intestine was not was not working properly। पहला एग्जाम्पल। और इसी में अगर मैं ये कह देता, एग्जाम्पल नंबर इसी को मैं चेंज करके ये कह देता कि भाई द डॉक्टर said that her large intestine large intestine was not working properly, was not working प्रॉपरली। चलिए एक बार आप देखें, एग्जाम्पल को देखें, ध्यान से देखें, और ध्यान से देख के आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो गया। एग्जाम्पल को ध्यान से देख के बताओ आप जरा मुझे। देखो एग्जाम्पल को ध्यान से देख के आप मुझे बताइए। एग्जाम्पल नंबर 1 में द डॉक्टर सैड दैट हर इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इंटेस्टाइन से पहले ये बात क्लियर करके बताई नहीं है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे अगर ये बात क्लियर नहीं करी कि वो लार्ज है कि स्मॉल है तो प्लूरल बनाओ फिर। तो यहाँ पर इसको एस लगा दो और यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या लगा दो? वर लगा दो। लेकिन अगर वो क्लियर कर दे, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में क्लियर किया हुआ है, देखो यहां पर उसने इंटेस्टाइन से पहले लिखा लार्ज, लार्ज है इसका मतलब क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। तो यहां पर एस की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर ये सही है, और यहां पर वॉज की जगह वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल भी आपका सही है। अब इसके बाद देखो दो वर्ड और है हमारे पास में, कौन कौन से देखिए जरा। तो आपने इंटेस्टाइन के बारे में समझा, वेजिस के बारे में समझा, और आपने जो है एक वर्ड है आपके सामने सराउंडिंग्स, उसके बारे में समझा। अब मैंने आपको ये कहा था कि थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों वर्ड में आपको एस नहीं लगाना, लेकिन तब लगाना है, एक सिचुएशन बनेगी तब लगाना है जब वो नाउन नहीं, जब वो वर्ब रहेंगे। देखो जरा, अगर मैं आपसे ये कह दूं
अगर मैं आपसे ये कह दूं थैंक्स, एक वर्ड लिखा हुआ है THANK, थैंक, तो थैंक जो है ये जब वर्ब का काम करेगा ना, किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा, तो इसका मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद देना, इसका मतलब धन्यवाद देना। और अगर आप थैंक में एस लगा देते हैं, THANKS, थैंक्स, तो फिर नाउन भी बनता है, और नाउन बनता है तब इसका मतलब धन्यवाद देना नहीं, बल्कि खाली धन्यवाद, धन्यवाद इसका मतलब होता है। तो एग्जाम्पल से समझो जरा, बहुत अच्छी, बहुत काम की बात है। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा प्लीज, प्लीज कन्वे माई THANK थैंक टू हिम, कृपया करके मेरा थैंक उसको कन्वे कर दीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैंने कहा ही THANK थैंक, या फिर थैंक्स, THANKS थैंक्स यू फॉर योर फेवर, फॉर योर फेवर। और इसी को मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल नंबर 3 में कि भाई दे थैंक, THANK थैंक, या फिर THANKS थैंक्स यू फॉर योर फेवर, FAVOR फेवर। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो ये थैंक का यूज हुआ है, ये नाउन की फॉर्म में हुआ है या फिर वर्ब की फॉर्म में हुआ है? तो आपका आंसर होगा ये जो होते हैं ना, माय मेरा, योर आपका, या फिर हिज उसका, हर उसका, डियर उनका, ये कहलाते हैं, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये कहलाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण। तो अगर ये है माय, योर, हिज, डियर, ये है क्या है आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और हम सबको पता है कि भाई एडजेक्टिव के बाद में कौन आता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, हम सबको पता है कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। तो अगर ये नाउन है तो कंपलसरी आप सबको पता है कि भाई जब भी ये थैंक नाउन रहेगा तो एस जुड़ा रहेगा, कभी भी एस नहीं हटा सकते, तो एस आपको जोड़ना पड़ेगा। अब ये वाक्य सही हुआ कि प्लीज कन्वे माई थैंक्स टू हिम। लेकिन यहां पर देखो, आप कहेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में आप कहेंगे कि ही क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में कौन आता है, आप मुझे बताओ, सब्जेक्ट के बाद में कौन आता है? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। तो अगर यहां पर ये सब्जेक्ट के बाद में थैंक आ गया तो इस बार ये नाउन नहीं है, इस बार ये वर्ब है। वर्ब है तो आप सबको पता है कि भाई वर्ब में एस जुड़ने के बाद में वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। वर्ब में एस अगर नहीं जुड़ा होता तो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। तो आप मुझे बताएं ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, एक वचन। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, एक वचन। एक वचन सिंगुलर का मतलब तब एक वचन होगी जब उसमें एस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका THANKS थैंक्स आएगा। और अगले में दे प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, यहाँ पर आपका थैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि भाई थैंक को आप एज अ नाउन यूज करोगे तो एस हमेशा जुड़ा रहेगा कंपलसरी, कभी एस नहीं हटा सकते। और अगर आप थैंक को एज अ वर्ब यूज करोगे तो डिपेंड करेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो अलग बात है ना। तो थैंक के बारे में याद रखिएगा। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है ना, तो उसका मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसी से आप उसका भी एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, है ना। सराउंडिंग का मैंने आपको बताया, उसके अलावा कुछ मिक्स एग्जाम्पल में 4-5 आपको और भी देता हूँ, कुछ मिक्स एग्जाम्पल आप और भी लो, 4-5 एग्जाम्पल ले लो जरा मिक्स करके, देखो जरा, कुछ मिक्स एग्जाम्पल और भी ले लो। जैसे मिक्स एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, मिक्सड एग्जाम्पल, मिक्सड एग्जाम्पल्स। ज्यादा एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी होती है, आपको पता है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है, मैंने कहा प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड इज DEPOSITED, डिपोजिटेड इन योर बैंक अकाउंट, ACCOUNT अकाउंट, पहला एग्जाम्पल। और इसी को मान लो अगर मैं ये कहूं भाई एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा आर्म्स, आर्म वॉज गिवन टू द beggar, BEGGR, beggar, arm was given to the beggar। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके सामने, द एम्बर, EMBER, एम्बर was still, STILL, still burning, was still burning, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल 4 है आपके सामने, क्या, देखिए एग्जाम्पल 4 है, she has bought, she has bought EARRING, earring, she has bought earring, ये 4 एग्जाम्पल है।
है ना, एग्जाम्पल नंबर 4। और इसी में देख लो एग्जाम्पल नंबर है आपका कौन सा, 5वां। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5वां है यू शुड नॉट यू शुड नॉट यूज यू शुड नॉट यूज दिस फायर वर्क, FIRE फायर वर्क। इसको देख लो जरा, दिस फायर वर्क, ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 है हिज ASSET asset has been seized, SEIZED seized, उसकी असेट, उसकी संपत्ति को सीज किया जा चुका है। चलिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आ जाओ जरा। मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या गलती है, तो आपका आंसर आएगा, आप कहेंगे प्रोसीड का मतलब क्या होता है। अगर ये प्रोसीड वर्ब की फॉर्म में आता है तब प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, लेकिन यहां पर ये प्रोसीड कहां पर आया है, तो आप कहेंगे वर्ब के पीछे सब्जेक्ट की फॉर्म में, वर्ब के पीछे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है, नाउन प्रोनाउन का। तो जब ये प्रोसीड सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, मतलब नाउन फॉर्म में आता है, तो हमने अभी पढ़ करके बात जाना कि वहां पर एस कंपलसरी लगा रहता है। और प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा। तो यहां पर आप एस लगा दो, प्रोसीड्स, और प्लूरल हो गया तो इसकी जगह क्या लगा दो, आर लगा दो, तो सेंटेंस बनेगा प्रोसीड्स आर डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने अभी जाना आम का मतलब भिक्षा होता है, और इसमें एस लगा रहता है, तो आर्म्स बोलना पड़ेगा, और वॉज की जगह पर वर बोलना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम्पल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल अगला है आपका कौन सा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एम्बर वॉज स्टिल बर्निंग, अंगार जो आग थी वो जल रही थी तब भी, तो एम्बर में तो एस लगना चाहिए, और यहाँ पर वॉज की जगह पर वर आना चाहिए, है ना। सबको पता है भाई ये प्लूरल ही रहेगा, कभी सिंगुलर, कोई सिंगुलर फॉर्म पॉसिबल है ही नहीं इसकी। आगे देखो, मैंने कहा सी हैज बॉट ईयररिंग, ईयररिंग में एस लगता है। आगे देखो, यू शुड नॉट यूज दिस फायरवर्क, हम जानते हैं कि भाई फायरवर्क एक ऐसा नाउन है जिसमें एस लगा रहेगा, प्लूरल होगा, तो पहली बात तो दिस की जगह दीज करो, क्योंकि वो दिस आता है किसके साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में, और दीज और दोज आता है किसके साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में, और फायरवर्क में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, एस ऐड करना पड़ेगा। आगे देखो, असेट संपत्ति, तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, और हैज की जगह पर क्या बोलना पड़ेगा आपको, हैव बोलना पड़ेगा। तो ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, जिसमें सारे नाउन ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में रहा करते थे, कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं थी, इनके साथ में आपको एस या एस ऐड किए हुए ही यूज करना था, और वर्ब कैसी लगानी थी, आपको प्लूरल लगानी थी, ठीक है। तो ये तो हमने जान दिया, लेकिन इसके बाद में जो हमें जानना है, उसके पहले एक छोटा सा पोर्शन मिस हो गया था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वो बीच में छूट गया था, उसको मैं आप बता देता हूं। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि भाई कुछ नाउन जो ऑलवेज सिंगुलर थे, जैसे वर्क हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वो सारे नाउन थे, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो नाउन कुछ सिचुएशन में, 1 2 3 4 कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जहां पर वर्क को प्लूरल कर सकते हैं, वर्क में एस लगा सकते हैं। भाई जनरली तो हम लोग नहीं लगाते क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पर आप वर्क में एस या एस लगा सकते हो, वो सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। और एक और सिचुएशन जो मैंने आपको बताया था कि भाई वाटर में भी एस हम लोग नहीं लगाते, लेकिन एक सिचुएशन है जब लगा पाओगे। और वैसे मैंने कहा था कि भाई पेपर एक अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो पेपर में एस नहीं लग सकता, लेकिन पेपर में एस लग सकता है, एक सिचुएशन होती है। और वैसे ही मैंने कहा था कि एक और कौन सा नाउन था, वर्ड, बिल्कुल, तो वर्ड में एस नहीं लगता, वर्ड, लेकिन वर्ड में एस लग जाता है, 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं। तो समझो जरा, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर डालिएगा आप क्या, ऐसे ही यहाँ पर आप डाल लो भाई, क्या डाल लो, पॉइंट नंबर 1 डाल लो, यहाँ पर डाल लो आप पॉइंट नंबर 1 डाल लो भाई, क्या डाल लो, पॉइंट नंबर 1 डाल लो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम जानने वाले हैं किसके बारे में, वर्क के बारे में, किसके बारे में, वर्क के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, वर्क का जब मीनिंग होगा आपका, जब वर्क का मीनिंग होगा नॉर्मल कार्य, नॉर्मल, कैसा, नॉर्मल वर्क, नॉर्मल वर्क। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे ऑफिस में एक काम है, मुझे घर पर एक काम है, मैंने आज बहुत काम किया, तो ये जो काम है जिसका मतलब नॉर्मल काम होता है, अगर वर्क का मतलब वही नॉर्मल काम होगा, तब तो एस या एस नहीं लगाना, ये हम अभी पढ़ करके आए हैं, इस बात को अभी पढ़ करके आए हैं। लेकिन कहां पर एस या एस लग सकता है, लगेगा तो कहां पर लगेगा, वो सिचुएशन जान दो। तो कहां पर लगेगा भाई, वर्क का एक मतलब और भी होता है, वर्क का एक मतलब होता है लिटरेरी, वर्क का एक मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी लिटरेरी वर्क, इसका मतलब होता है क्या, लिटरेरी वर्क्स।
मैंने खुद यहाँ पर एस लगा दिया वर्क में, लिटरेरी वर्क्स। क्यों? क्योंकि लिटरेरी वर्क को हिंदी में क्या कहोगे भाई? साहित्यिक कार्य। इसको हिंदी में कहोगे साहित्यिक कार्य। इसको हिंदी में कहोगे क्या? साहित्यिक कार्य। जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा कि भाई पीबी शैले एक पोएट का नाम है, तो पीबी शैले ने अपना कोई वर्क पब्लिश किया, उस वर्क का मतलब है कि उनका साहित्यिक कार्य है। या मैं आपसे कहूं कि भाई किसी भी एक पोएट का नाम उठा लो आप, और उस पोएट का जो वर्क है, उसने जो भी पोएट्रीज लिखी है, या किसी पर्सन ने कोई भी चैप्टर लिखा है, ठीक है, कोई लेसन लिखा है, तो वो सारी चीजें जो एक एक पब्लिशर जो एक पब्लिश लिखता आता है, मान लो उसने 1 साल 2 साल 3 साल में जितना भी कलेक्शन किया अपने काम का, तो वो कलेक्शन कोई नॉर्मल काम नहीं है, उसको कहेंगे साहित्यिक कार्य। और वो साहित्यिक कार्य आपको एग्जाम्पल में देख करके सेंस समझना पड़ेगा कि अगर अगर उसका मतलब साहित्यिक कार्य है तो एस ई एस लगा सकते हैं। और अगर नॉर्मल काम है, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे घर पर काम है, मुझे ऑफिस में काम है, तो ये कोई साहित्यिक कार्य थोड़ी है, ये नॉर्मल काम है, यहाँ एस या यस नहीं लगा सकते। ठीक है, कब लगा सकते हो? जब साहित्यिक कार्य की मीनिंग में यूज होगा। और एक सेंस और, जब वर्क का मतलब होता है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग, जैसे मैंने कहा कि भाई इस होटल में अभी काम चल रहा है, रिपेयरिंग चल रही है, मैंने कहा इस कमरे में थोड़ा काम होना बाकी है, मतलब रिपेयरिंग होनी बाकी है, तो जब वर्क को रिपेयरिंग के सेंस में यूज करोगे तो एस लगा सकते हो, वर्क को साहित्यिक कार्य के सेंस में यूज करोगे तो एस लगा सकते हो। लेकिन वर्क का मतलब नॉर्मल काम होगा, जैसे मैंने कहा मुझे काम है, मुझे घर पर काम है, तो नहीं लगा सकते। तो देखो जरा, वर्क का तीसरा मीनिंग क्या होता है बताओ जरा? तो आप कहेंगे रिपेयरिंग। क्या है? REPAIRING, रिपेयरिंग। तो जब वर्क का मतलब, इस बात को ध्यान से समझ लो, जब वर्क का मतलब नॉर्मल काम होगा तब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब एस ई एस नहीं लग सकता। और जब इस वर्क का मतलब होगा रिपेयरिंग और साहित्यिक कार्य, तब ये कैसा है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब उसमें एस या ई एस लगना, एस या ई एस लगना पॉसिबल है। चलो एग्जाम्पल पर आ जाओ। मैंने कहा कि भाई आई हैव डन 3 वर्क्स। आई हैव डन 3 वर्क्स एट माई ऑफिस। मैंने ऑफिस में 3 काम कर दिए। और इसी को मैं कहूं एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा आई लाइक द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा दिस रूम नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। अब ध्यान से आप देख लो इन तीनों वाक्यों को। पहले वाक्यों में आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि पहले वाक्य में ऑफिस में 3 काम किए हैं, इसका मतलब जनरल, बेसिक, नॉर्मल, उसी काम की बात हो रही है जो काम अक्सर हम लोग करते हैं। तो यहां पर तो फिर ये अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल तो फिर ऐसा नहीं आ सकता। तो इस वर्क्स की जगह पर क्या बोलना पड़ेगा आपको? वर्क, क्योंकि नॉर्मल काम की बात हो रही है। अब इसके पीछे कोई काउंटिंग वर्ड भी नहीं आ सकता, तो इसके पीछे का 3 या तो हटा दो, या तो इसके पीछे का 3 हटा दो, और नहीं हटाना चाहते तो पीस के साथ लगा लो। कैसे? ऐसे बोल दो 3 पीसीस, PIECES, पीसीस ऑफ, ऐसे करके बोल दो। तो या तो आप कह दो 3 पीसीस ऑफ वर्क, सही हो जाएगा, या फिर 3 को पूरा ही हटा दो, सीधा बोल दो वर्क, ऐसे कर दो। ये नॉर्मल काम था। जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 में जो काम है आप मुझे बताएं, विलियम शेक्सपियर का काम है। तो कोई पोएट कोई काम पब्लिश कर रहा है, तो इसका मतलब वो काम क्या है? वो काम नॉर्मल काम नहीं है, वो साहित्यिक कार्य है। तो साहित्यिक कार्य है तो यहाँ पर कंपलसरी आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि दिस रूम नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, कमरे में काम की जरूरत है। तो ये सेंस से हमको समझ में आ रहा है कि ये रिपेयरिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको एस लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा दिस रूम नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क्स। इस तरीके से कर सकते हैं। वर्क के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही एक वर्ड होता है आपके सामने, वर्ड। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने आपको ये कहा कि वर्ड में एस या एस नहीं लगाना, क्योंकि वर्ड अनकाउंटेबल है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर आपको एस लगाना पड़ सकता है। यानी कि एग्जाम में अगर वर्ड आपके सामने आ गया, तो ये आधी बात जान करके ना जाएं कि सिर्फ आपको आधी बात पता हो कि वर्ड में एस नहीं आता, वर्ड में एस नहीं आता, वर्ड में एस आता भी है। तो पूरी बात जानो कि कहां पर आता है और कहां पर नहीं आता। देखो जरा नो पॉइंट करके, पॉइंट नंबर 2 यहां पर लिखो आप, पॉइंट नंबर 2। तो मैंने कहा शब्द है आपके सामने कौन सा? वर्ड। इसके 4 मीनिंग होते हैं। वर्ड का एक मतलब होता है शब्द, जो हम सबको पता है। वर्ड का एक मतलब शब्द होता है जो हम सब जानते हैं। और वर्ड का एक मतलब मैसेज भी होता है। मैसेज, मैसेज का मतलब, मैसेज का मतलब संदेश।
और वर्ड का एक मतलब प्रॉमिस, वर्ड का एक मतलब प्रॉमिस, वादा भी होता है। वर्ड का एक मतलब प्रॉमिस मतलब वादा भी होता है। एक मतलब क्या होता है भाई? वादा भी होता है। और वर्ड का एक मतलब कन्वर, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, बातचीत भी होता है। क्या होता है? बातचीत भी होता है। तो वाक्य में 3 सेंस में यूज होगा। वर्ड का मतलब शब्द भी होता है, वर्ड का मतलब वादा भी होता है, वर्ड का मतलब जो है आपका मैसेज भी होता है, संदेश, और वर्ड का मतलब आपका बातचीत भी होता है। तो मैंने जो ये कहा था आपसे कल वाली क्लास में कि वर्ड में एस या एस नहीं लगाना, वो तब के लिए कहा था जब इसका मतलब मैसेज हो, तब इसमें आपको एस या फिर ई एस ऐड नहीं करना, एस या फिर ई एस ऐड नहीं करना। वैसे ही जब इसका मतलब प्रॉमिस होता है, तब भी इसमें एस या फिर ई एस ऐड नहीं करना। और दूसरी बात, जब इसका मतलब कन्वर्सेशन होता है, तब भी आपको यहाँ पर एस या फिर ई एस ऐड नहीं करना। तो हमारे सामने 3 सिचुएशन आ गई। शब्द का मतलब वर्ड का मतलब अगर कन्वर्सेशन है तब एस ई एस नहीं आता। वर्ड का मतलब अगर मैसेज है तब नहीं आता। वर्ड का मतलब प्रॉमिस है तब नहीं आता। कहाँ पर आता है? केवल एक सेंस में आता है, जब इसका मतलब है वादा। आप चाहें तो यहाँ पर एस या फिर ई एस ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कर सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल से समझो जरा। जैसे मैंने कहा आपसे, देखिए भाई, एग्जाम्पल में समझो। मैंने आपके सामने बोला एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा अ सेंटेंस, मैंने बोला अ सेंटेंस is a combination, or sentence is a combination of word या फिर वर्ड्स। बताइएगा। दूसरा मैंने आपके सामने बोला यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड या फिर वर्ड्स। 3 में मैंने आपके सामने बोला आई हैव सेंट हिम अ वर्ड या फिर वर्ड्स टू कम सून, टू कम सून। और फाइनली 4 मैंने आपसे बोला कि भाई लेट्स हैव अ वर्ड या फिर वर्ड्स विद यू। चलो जल्दी से सारे वाक्यों को एक नज़र देखो। देखने के बाद में कोशिश करो कि यहाँ पर क्या गलती यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। कुछ गलती नहीं है तो आप सोचो कि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो किस ऑप्शन में मतलब क्या वर्ड आपको यहाँ पर फिट करना है। तो मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 में अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। सेंटेंस जो है वो शब्दों का समूह है। तो आप जानते हैं कि भाई शब्द यहाँ पर जो है वो कोई एक शब्द तो होगा नहीं, या तो 2 शब्द होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पर जो शब्द है वो प्लूरल है, ऐसा है, बहुवचन प्लूरल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब वर्ड का मतलब शब्द होता है, तो तब क्या उसमें एस या एस लग सकता है? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? वर्ड्स आ जाएगा। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 में यू शुड बी ट्रू टू योर डैश। आपको अपने डैश पर पूरा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर वादे की बात हो रही है। तो वादे की बात हो रही है, तो जब वर्ड को प्रॉमिस के सेंस में यूज करेंगे तो क्या एस ई एस जोड़ सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ड आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि आई हैव सेंट हिम डैश टू कम सून। मैंने उसे जल्दी आने के लिए एक डैश भेज दिया है, मैसेज भेजा है। तो यहाँ पर मैसेज के सेंस में यूज हुआ है, और हम सब जानते हैं कि अगर मैसेज के सेंस में वर्ड को यूज करते हो तो एस या एस ऐड नहीं किया जाता। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि लेट्स हैव अ डैश विद यू। लेट्स हैव अ डैश विद यू, डिस्कशन की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है। तो बातचीत के सेंस में करोगे तब भी एस नहीं जोड़ सकते, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। तो ये सिचुएशन 4 आप याद रखिएगा वर्ड के बारे में। और वर्क के बारे में सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि अगर साहित्यिक कार्य है तो एस एस जोड़ना पड़ेगा, नॉर्मल कार्य है तो नहीं जोड़ना होगा, और रिपेयरिंग के सेंस में जोड़ना पड़ेगा, है ना। और ऐसा ही देखो, एक कौन सा होता है वर्ड आपका? तो भाई शब्द हो गया, मतलब वर्ड हो गया, वर्क हो गया। और पॉइंट नंबर 3 पर लिख लो जरा। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में क्या है भाई? तो पॉइंट नंबर 3 में है पेपर। इसमें क्या है आपका? पेपर। वैसे तो हम सबको पता है पेपर अनकाउंटेबल है। पेपर कैसा नाउन है आपका? अनकाउंटेबल। कैसा नाउन है पेपर आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप मुझे बताओ, क्या हम पेपर में एस या एस जोड़ सकते हैं? क्या हम पेपर में एस या एस जोड़ सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, है ना, नहीं जोड़ सकते। तो कब नहीं जोड़ सकते? दोबारा समझ लो इस बात को एक बार, दोबारा समझ लो।
पेपर जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका मतलब होता है बिना लिखी शीट। इसका मतलब होता है बिना लिखी शीट। तो ऐसे में ये अनकाउंटेबल होता है, और ऐसे में आप इसमें एस या फिर ई एस नहीं जोड़ सकते, एस या फिर ई एस नहीं जोड़ सकते। लेकिन जब इस पेपर में आप एस जोड़ देते हो तो इसका मतलब हो जाता है न्यूज़पेपर। क्या मतलब हो जाता है? न्यूज़पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर रिटर्न शीट। कोई रिटर्न शीट है, कोई लिखी हुई सीट है, उसको भी आप पेपर्स बोल सकते हो। तो ये इनके मतलब हो जाते हैं। तो ऐसे में तो भाई ये काउंटेबल हो गया। ऐसे में क्या हो गया? ये काउंटेबल हो गया। ऐसे में तो ये काउंटेबल हो गया। तो जब आप पेपर में एस जोड़ देंगे तब वो अनकाउंटेबल नहीं फिर काउंटेबल बन जाएगा। न्यूज़पेपर्स के सेंस में यूज़ कर पाओगे, डॉक्यूमेंट्स के सेंस में यूज़ कर पाओगे, लिखे हुए पेपर मतलब लिखी हुई शीट के सेंस में यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर अगर किसी भी पेपर में एस जुड़ा हुआ नहीं है तो वहां पर वो बिना लिखी शीट के सेंस में यूज़ हो रहा है, और उसका मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो जरा एग्जाम्पल। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। मैंने कहा गिव मी गिव मी दीज पेपर्स सो दैट आई मे सो दैट आई मे सो दैट आई मे राइट ऑन इट। एक ही मैंने लिखा। और दूसरा मैंने बोला दूसरा मैंने बोला कि भाई दीज आर माय पेपर्स टू दीज आर माय पेपर्स टू दिस, या फोर कर लो, फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। वो कह रहा है कि भाई ये इस पोस्ट के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर पेपर में एस लगा दिया, और वैसे भी सेंस भी आप समझ ही रहे होगे कि किसी पोस्ट के लिए पेपर्स दे रहे हैं, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में तो आप पेपर में एस लगा सकते हो। तो यहाँ पर पेपर में एस लगा हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स के सेंस में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एस लगा हुआ आपका सही है। वैसे तो पेपर आपका मटेरियल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। पेपर में एस नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन तब जोड़ दिया जाता है जब इसका मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है, न्यूज़पेपर होता है, लिखा हुआ पेपर होता है। मैंने कहा कि गिव मी दीज पेपर सो दैट आई मे राइट ऑन इट। मुझको ये पेपर्स दो ताकि मैं इन पर लिख पाऊं। तो इसका मतलब अगर लिखने के लिए पेपर मांग रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया फिर वो बिना लिखी शीट है। और बिना लिखी शीट जो होती है, जो बिना लिखी शीट होती है वो पेपर, PAPER पेपर होता है। बिना लिखा लिखी जो शीट होती है वो PAPER बिना एस के होता है, और वो अनकाउंटेबल होता है, उसमें एस नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमें हिंट मिला कि ताकि मैं इस पर लिख पाऊं, तो इसका मतलब लिखने के लिए अगर पेपर मांगा जा रहा है तो इसका मतलब वो कोरा है, बिना लिखा हुआ है। तो बिना लिखा है इसका मतलब फिर मटेरियल है, और मटेरियल तो अनकाउंटेबल होता ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए बताइए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा? तो आप कहेंगे एक मिनट जरा वेट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर थे हम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर अगर वो किसी पोस्ट के लिए आपको चाहिए, तो पोस्ट के लिए चाहिए इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आप पेपर में एस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिखने के लिए चाहिएगा तो यहाँ पर आप उसको अनकाउंटेबल मानेंगे, और यहाँ पर आप एस उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वो अनकाउंटेबल है तो आपको बोलना पड़ेगा PAPER पेपर। और अब दीज प्लूरल के साथ में आता है तो ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा दिस के साथ में, ठीक है? ये आप समझ लीजिएगा। तो पेपर के बारे में हमने जाना,
वर्क के बारे में हमने जाना, वर्ड के बारे में हमने जाना, एक दो वर्ड और है उनको जान लो जरा। वर्ड कौन सा है बताता हूँ, देखिए जरा। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर आप लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4। चलिए जी, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर आपको ऐड करना है, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 में वर्ड है आपके सामने हेयर, HAIR, हेयर। अगर आपको याद रहा हो तो कल मैंने ये कहा था कि भाई हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, हेयर में एस या ईएस ऐड नहीं किया जाता, और हेयर से पहले कोई काउंटिंग वर्ड नहीं बताते, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां पर आप हेयर में एस या ईएस ऐड कर पाते हैं और उसके पहले काउंटिंग वर्ड भी जोड़ लिए जाते हैं। कौन सी वो सिचुएशन है, देखो जरा। अगर अगर आप हेयर अगर आप हेयर को अगर आप हेयर को जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, किस सेंस में, जनरल सेंस, जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, तब तो वो सिंगुलर ही रहेगा और अनकाउंटेबल ही रहेगा, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर आप इसको सेंस ऑफ ब्यूटी अगर आप इसको सेंस ऑफ ब्यूटी ब्यूटी के सेंस में यूज करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं सेंस ऑफ ब्यूटी, तो वहां पर ये प्लूरल हो जाता है और वहां पर आप इसमें एस या फिर ईएस को जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे ही अगर ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी व्हेन वी कैन काउंट, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब जैसे मान लो आपके सामने कहीं पर टूटे हुए या किसी भी प्रकार से 2 4 5 6 7 8 10 बाल पड़े हुए हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप उनको काउंट कर पाएं, भाई मान लीजिए आपके सामने 5 बाल पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो गिन पा रहा हूँ, 5 पड़े हुए हैं सामने, गिन पा रहा हूँ, तो फिर वो अनकाउंटेबल कैसे हो गए। तो ये सिचुएशन बाल के साथ में है कि अगर आप उनको गिन पा रहे हैं, अगर आप वो 3 4 5 हैं, तो फिर वो काउंट कर लिए जाते हैं। तो ऐसे केस में व्हेन वी कैन काउंट, जब काउंट कर पाओ तब भी आप उसमें एस या फिर ईएस ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप उनको गिन पाओ तब कर सकते हो, जब सेंस ऑफ ब्यूटी के सेंस में यूज किए जाए तब कर सकते हो, या फिर जनरल सेंस में करे जाए तो नहीं कर सकते, है ना, तब नहीं कर सकते। तो देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपसे कहा, ऑल हिज हेयर्स, HAIRS, हेयर्स आर, ऑल हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके सारे जो बाल हैं वो ब्लैक हैं। दूसरा मैंने आपके सामने कहा कि थ्री आई फाउंड थ्री हेयर, HAIR, हेयर इन द कार ऑफ अ पर्सन, कि मैंने किसी पर्सन के 3 बाल कार में देखे पाए। और एग्जाम्पल नंबर 3 में है एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि भाई ही हैज मैनी ग्रे हेयर, ही हैज मैनी ग्रे हेयर, ही हैज मैनी ग्रे हेयर ऑन हिज ही हैज मैनी ग्रे हेयर ऑन हिज हेड, HEAD, हेड। तो आपके सामने इतने वाक्य हैं, जरा देख लो आप इनको एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप कहेंगे कि ऑल हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके सारे बाल काले हैं, तो आप कहेंगे कि ये जनरल सेंस में है, मतलब यहाँ पर जो है कि कोई खास बाल की बात नहीं हो रही है कि भाई ऐसे मान लो कि भाई कुछ गिनने योग्य बाल की बात नहीं हो रही है, किसी पर्सन के बाल हैं तो आप काउंट अगर करने पर भी आए तो आप बैठ करके उसको 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 कर भी लें, लेकिन सारे बाल को काउंट करना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये जनरल सेंस में बात हो रही है कि ऑल हिज हेयर्स आर ब्लैक, जनरल सेंस में है ना, तो जनरल सेंस में है तो यहाँ पर आप एस नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा HAIR, हेयर। और वैसे ही आर की जगह पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, इज। तो सेंटेंस बनेगा ऑल हिज हेयर इज ब्लैक, ऑल हिज हेयर इज ब्लैक, उसके सारे बाल काले हैं। जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखेंगे कि आई फाउंड थ्री हेयर इन द कार ऑफ अ पर्सन, मैंने किसी पर्सन के 3 बाल कार में देखे, ढूंढे, तो यहां पर आप कहेंगे कि ये काउंट किए जा सकते हैं, 3 है तो 3 गिनना मुश्किल नहीं है, 4 गिनना मुश्किल नहीं है, तो अगर काउंट किए जा सकते हैं, 3 है और काउंटिंग वर्ड भी पीछे आ रखा है, तो आप कहेंगे यहां पर आपको एस लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे देखो, ही हैज मैनी ग्रे हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पर बहुत सारे ग्रे हेयर हैं। तो ग्रे हेयर मतलब एक तरीके से वो सेंस ऑफ ब्यूटी बताना चाह रहा है कि भाई ग्रे हेयर है उसके सर पर, सफेद नहीं है, ग्रे है, ठीक है, एक भी सफेद नहीं है, ग्रे है, वो सेंस ऑफ ब्यूटी बताना चाह रहा है। और उसके पहले ना मैनी भी उन्होंने लगा रखा है, मैनी लगा रखा है, तो यहां पर आप हेयर में एस लगाएं, चल जाएगा। और हेयर को प्लूरल करने का एक सेंस और भी होता है, वो कौन सा होता है, वो सेंस होता है आपका, देखो जरा कौन सा होता है, इसी में बताता हूं। हेयर को प्लूरल करने का एक सेंस जो है वो और भी होता है, और वो कौन सा होता है उसको समझ लो। जब बात की जा रही हो मैनी टाइप्स ऑफ हेयर,
जब बहुत प्रकार के बालों की बात की जा रही हो, कि वैरायटीज ऑफ बाल, जैसे मान लो एक पर्सन के बाल, दूसरे पर्सन के बाल, तीसरे पर्सन के बाल, तो जब वैरायटीज ऑफ हेयर्स की बात की जा रही होगी ना, अलग अलग प्रकार के बाल, तब भी आ सकता है, वो ज्यादा फेमस नहीं है। तो आप ये समझ लो कि ये केस आपके बन जाते हैं जो हेयर के बारे में मैंने आपको बताई। 4 एग्जाम्पल हो गए ना, ठीक है 4। और इसके बाद में ना ये थोड़ी सी बातें और समझ लो, 2-4 बातें और समझ लीजिए। इसमें कौन कौन सी बातें हैं। एक पूछा जाता है, मैंने पॉइंट नंबर 5 लिखो यहाँ पर, पॉइंट नंबर 5 वो है आपका ब्रिक और स्टोन। ब्रिक और स्टोन, और वैसे तो हम सबको पता है कि ब्रिक और स्टोन जो है मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, एस या यस नहीं जोड़ा जाता। लेकिन एक केस में जोड़ा जाता है और एक केस में नहीं जोड़ा जाता। अगर कहीं पर आप ब्रिक या फिर स्टोन को, अगर आप कहीं पर ब्रिक या फिर स्टोन को मटेरियल नाउन मान रहे हो, क्या मान रहे हो, मटेरियल नाउन मान रहे हो, तब तो हम सबको पता है कि भाई एस या फिर ई एस जोड़ना अलाउड नहीं है, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पर, अगर आप कहीं कहीं पर इनको पीस की तरह यूज कर रहे हैं, पीस की तरह, है ना, यूज्ड, यूज्ड एज अ पीस, यूज्ड एज अ पीस, एक पीस की तरह यूज कर रहे हो, या फिर पीस की तरह यूज होता है, तभी ये कॉमन भी बन जाते हैं, कॉमन नाउन, तभी ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो अगर आप इनको कॉमन नाउन मान रहे हो, पीस की तरह यूज कर रहे हो, तब एस या फिर ई एस लगाना पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा एग्जाम्पल, मैं एसएससी के पूछे गए एग्जाम्पल उठाता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल देखो जरा। जैसे मैंने कहा, दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। और वहीं पर मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 कि आई हैव कलेक्टेड, I have collected all the stones, all the stones, and have pelted, P-E-L-T-E-D, pelted at them, pelted at them। दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, की ये बिल्डिंग ईंटियों और पत्थरों से बनाई गई है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर जब भी कोई मैटर होता है, जब भी कोई पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ को बनाने के काम आता है, वही कहलाता है मटेरियल नाउन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बिल्डिंग ईंटों और पत्थरों से बनाई गई है, तो इसका मतलब ईंट और पत्थर क्या है, मटेरियल है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल है। तो यहां पर ये एज अ मैटर यूज हुए हैं, एज अ मटेरियल नाउन यूज हुए हैं। तो जब मटेरियल नाउन के सेंस में यूज हुए हैं, तो एस यहाँ पर लगाना गलत है, ये हटा दो। और वैसे ये वाला एस यहाँ पर लगाना गलत है, ये हटा दो। तो सेंटेंस बनेगा, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। एस नहीं लगा सकते क्योंकि वो मैटर बन गया। और मैंने कहा कि आई हैव कलेक्टेड ऑल द स्टोन्स, मैंने सारे पत्थर कलेक्ट कर लिए। और पेल्ट का मतलब किसी की तरफ फेंक के मारना, फेंक का, फेंकना, है ना। तो मैंने सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए, कलेक्ट कर लिए, और उसकी तरफ फेंके। तो यहाँ पर अगर मैं पत्थर किसी की तरफ फेंक रहा हूँ, तो उसको मैं एज अ मैटर पेश नहीं कर रहा। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये दीवार ईंट की बनी है, तो मैटर हो गया। और वहीं पर मैं कहता कि मैंने सारी ईंटें इकट्ठा कर ली, तो वो इकट्ठा करने का सेंस जो है वो एज अ मटेरियल नाउन का सेंस नहीं है, तो वहां पर एस लगा सकते हैं ऐसे सेंस में। तो यहाँ पर एस लगाना पूरी तरीके से सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें लगा सकते हो आप, ठीक है, ये बात सही है। और 2-4 बातें आप ऐसी याद रख लो। देखो मैं बताता हूँ, नोट नंबर 6, मतलब पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में आप ऐसे यहाँ पर देख लो, डाल लो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में जरा ये देख लो, आप ऐसे देख लो। जैसे हम पढ़ते आए, इस बात को जानते आए कि भाई वाटर कैसा नाउन है, आप कहेंगे वाटर में बहने वाला पदार्थ है तो मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन में एस ई एस नहीं जोड़ा जाता। तो सही सही बात है बिल्कुल, वाटर का मतलब पानी होगा, मटेरियल नाउन होगा, तो एस ई एस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप एस ई एस जोड़ देते हो, तो फिर ये एक नया वर्ड बन जाता है। वो नया वर्ड कौन सा होता है, अगर आप वाटर में एस या एस जोड़ देते हो, आप कह देते हो वाटर्स, तो ये वाटर का प्लूरल नहीं हुआ। वाटर का प्लूरल अगर आप करना चाह रहे हो, अब मैंने कहा कि मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर्स, गलत, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप वाटर में एस या एस नहीं जोड़ सकते। लेकिन जब वाटर में एस या एस जोड़ा जाता है, तो ये पानी का प्लूरल नहीं होता, ये एक नया वर्ड बन जाता है। वो नया वर्ड कौन सा है, समुद्र। तो वाटर्स का मतलब होता है क्या, सी, समुद्र होता है। ऐसे ही 2-4 वर्ड और याद रख लो, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है, देखो जैसे एक वर्ड होता है हमारे सामने, वुड, WOOD। तो वुड का मतलब लकड़ी। लकड़ी कैसा नाउन है बताइए, मटेरियल नाउन। तो क्या एस या एस जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर एस या एस जोड़ा, तो फिर एक नया शब्द बनेगा। और आप जानते भी होंगे कि वुड में जब आप एस जोड़ोगे, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, जंगल। इसका मतलब बन जाएगा जंगल। ऐसे ही एक वर्ड आप जानते होंगे, एक वर्ड होता है आपका विट, WIT, विट।
विट का मतलब क्या होता है? तो देखो ज़रा, विट का मतलब, चलो इससे पहले मैं एक और वर्ड बताता हूँ आपको, एक वर्ड और देख लो। एक वर्ड आप जानते होगे मैनर, MANNER मैनर, और एक वर्ड होता है आपका कस्टम, CUSTOM कस्टम, कस्टम, और एक होता है आपका क्वार्टर, QUARTER क्वार्टर, ठीक है, ये वर्ड होता है। मैनर काम करने का तरीका, इसका मतलब होता है तरीका, काम करने का तरीका, SES इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप बाई चांस जोड़ लो, मैनर्स बोल दो, MANNERS मैनर्स, तो फिर मैनर का प्लूरल नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा शिष्टाचार। मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार, मैनर्स का मतलब शिष्टाचार। वैसे ही कस्टम का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कस्टम का मतलब रीति रिवाज, कस्टम का मतलब रीति रिवाज। और जैसे ही आप कस्टम में SES जोड़ देते हो, बोल देते हो CUSTOMS कस्टम्स, तो ये वर्ड कस्टम्स का प्लूरल नहीं, बल्कि इसका मतलब हो जाता है सीमा शुल्क। इसका मतलब क्या हो जाता है, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, टैक्स बोल देते हैं। कस्टम्स का मतलब क्या हो जाता है, टैक्स हो जाता है। और वैसे ही ये क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, इसका मतलब होता है एक चौथाई, 1/4 हिस्से को क्वार्टर बोलते हैं। और क्वार्टर में ही आप जैसे ही S ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है आवास, ठिकाना, रहने की जगह। जो रहने की जगह होती है, आवास होता है, उसको क्वार्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये बात, और इसमें जरा एक और देखो, एक वर्ड है हमारे सामने एयर, एयर, तो एयर का मतलब वायु, नॉर्मली मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। और वहीं पर अगर आप एयर में एस जोड़ देते हो, AIRS एयर्स, तो क्या होता है, इसका मतलब होता है फिर प्राउड बिहेवियर, इसका मतलब होता है फिर प्राउड बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर, घमंडी व्यवहार, ठीक है, ये अलग हो गया। और वैसे ही एक वर्ड आपके सामने है, मैंने कहा पेन, तो पेन का मतलब दर्द, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एस या एस जोड़ना अलाउड नहीं है, पेन को प्लूरल नहीं कर सकते। लेकिन बाई चांस अगर आपने पेन में एस जोड़ दिया, PAINS पेन्स कर दिया, तो इसका मतलब होता है आपका अथक प्रयास, इसका मतलब होता है अथक प्रयास। और आप इसको कह सकते हो क्या, एफर्ट्स कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसी एक वर्ड होता है कलर, COLOUR कलर, तो कलर तो आप जानते हैं रंग को बोलते हैं, रंग का मतलब HUE ह्यू को बोलते हैं। और अगर आप कलर में एस जोड़ देते हैं, COLOURS कलर्स, तो ये रंग का प्लूरल भी हो जाता है, रंग का प्लूरल भी हो जाता है, यानी HUES ह्यूज, और साथ साथ में इसका एक मतलब और भी निकलता है, वो मतलब होता है क्या, झंडा। कलर्स का मतलब झंडा, तिरंगा मतलब तिरंगा जो हमारा है, तिरंगा, उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और दो चार वर्ड और है, वर्ड कौन से हैं आपके, जैसे एक वर्ड आपने देखा होगा गुड, GOOD गुड, ठीक है। गुड नॉर्मल सेंस में इसका मतलब होता है अच्छा। और जैसे ही आप गुड में एस या एस ऐड कर देते हैं, आप बोल देते हैं GOODS गुड्स, तो इसका मतलब हो जाता है पदार्थ, इसका मतलब हो जाता है पदार्थ। जैसे आप जानते हैं कि भाई GST की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वहां पर जो गुड्स आ रहा है वो ये वाला गुड्स है, GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सामान पर जो भी टैक्स लगने वाला है। तो उसी तरीके से गुड में एस जोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, पदार्थ। और अगर गुड में एस नहीं जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा, इस सेंस में यूज होता है। तो फाइनली इसके आप 3-4 एग्जाम्पल ले लीजिएगा, बाकी इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे। देखो ज़रा, देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, देयर इज अ, ऑप्शन है आपके सामने वुड या फिर वुड्स नियर माई विलेज। और अगर इसी को मैं ये कहता, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड या फिर वुड्स, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई वुड में एस लगा हुआ नहीं होगा, लकड़ी, वुड में एस लग जाएगा, जंगल। तो पहले में सेंस बताओ, मेरे गांव के पास में एक डैश है, तो यहाँ पर गांव के पास में लकड़ी है, नहीं, गांव के पास में जंगल का सेंस है। और यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है किस चीज की, जंगल की बनी हुई है, नहीं, लकड़ी की बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, वुड आ जाएगा। तो ये सेंस आप खुद से निकाल सकते हो, जहां तक मुझे लगता है कि भाई अगर आपने उस चीज को अच्छे से समझ लिया है, तो ये सेंस आप एग्जाम्पल देख करके समझ सकते हो। एक और देख लो, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है, मैंने कहा हर सिस्टर हैज नो मैनर, या फिर MANERS मैनर्स। और वहीं पर अगर मैं कहूँ कि भाई ही स्पीक्स
इन अ फनी मैनर या फिर मैनर्स। आप मुझे खुद सोच के बताओ। पहले में कह रहा है कि हर सिस्टर हैज नो डैश मैनर या मैनर्स, और दूसरे में ही स्पीक्स इन अ फनी मैनर या मैनर्स। तो जब मैनर में एस लगा हुआ नहीं होता तो तरीका, मैनर में एस लग जाता है तो शिष्टाचार। तो उसकी यंगर सिस्टर के पास में क्या नहीं है, तरीका नहीं है, मैनर्स नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। और यहाँ पर दूसरे में कह रहा है कि वो फनी डैश में बात करता है, वो फनी तरीके से बात करता है, तो यहाँ पर मैनर आ जाएगा बिना इसके, इस तरीके से आ जाएगा। और एक और देख लो, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने कहा आपसे क्या, वो 5 मैंने बोला आपसे वी हैव टू पे कस्टम या फिर कस्टम्स इफ वी, यहाँ पर ना विल लगा लो, विल, वी विल हैव टू पे कस्टम या फिर कस्टम्स इफ वी IMPORT इम्पोर्ट समथिंग, इफ वी इम्पोर्ट समथिंग, पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर अगले में है ही इज अ कस्टम या फिर कस्टम्स ऑफिसर, है ना। और अगला है नाउ दिस कस्टम या फिर कस्टम्स इज नॉट इन वोग। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 है सी ऑलवेज पुट्स ऑन एयर या फिर एयर्स। इन एग्जाम्पल्स को देख लो। तो मैं आपसे कहता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 में वी विल हैव टू पे डैश, हमको ये पे करना पड़ेगा, हमको ये चुकाना पड़ेगा अगर हम कुछ चीज़ आयात करते हैं। तो आयात करेंगे तो हमको क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स, कस्टम्स। तब कस्टम में एस जुड़ेगा तब जा करके वो टैक्स बन जाएगा। और कस्टम में अगर एस जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या बनेगा, वो कस्टम मतलब रीति रिवाज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा नाउ दिस डैश इज, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर देखो आप एग्जाम्पल नंबर 6 में भी वही है कि ही इज अ डैश ऑफिसर, वो एक डैश ऑफिसर है। भाई ऑफिसर है तो इसका मतलब वो सीमा शुल्क लेने वाला ऑफिसर होगा ना, वो टैक्स लेता होगा। तो यहाँ पर भी टैक्स की बात हो रही है, यहाँ भी कस्टम्स ही रहेगा। और अगले एग्जाम्पल में कह रहा है कि नाउ दिस डैश इज नॉट इन वॉग, वॉग का मतलब फैशन। तो वो कह रहा है कि अब ये वाला जो डैश है वो फैशन में नहीं है, तो ये वाला जो रीति रिवाज है, यहाँ पर रीति रिवाज की बात हो रही है तो कस्टम बिना एस वाला रहेगा, एस वाला नहीं। अगले में कह रहा है कि सी ऑलवेज पुट्स ऑन डैश। अब देखो वो हमेशा घमंड में रहती है, घमंडी है, तो यहाँ पर घमंड के लिए आपको एयर में एस लगाना पड़ेगा, और एस नहीं लगाओगे तो एयर का मतलब आप जानते ही हैं वायु होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे जितने भी वर्ड हैं आप इनको एक बार नज़र में जो है आप एक बार देख लीजिएगा। और देखने के बाद ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं बस 1 से 2 बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है, फिर सारे वर्ड्स आपको यूज टू हो जाएंगे। और यूज टू होने के बाद आप एग्जाम्पल का सेंस समझते हुए, जो भी एग्जाम्पल कहेगा, जैसा एग्जाम्पल कहेगा, ये तो मैंने आपको ईजी से एग्जाम्पल्स में बताए, लेकिन अगर एग्जाम में आपको एक लंबे से वाक्य में आ जाएं तो आप सेंस को समझते हुए वहां पर पुट कर पाएंगे कि भाई कस्टम आना है कि कस्टम्स आना है, या फिर आपका गुड आना है कि गुड्स आना है ना, या फिर आपका मैनर आना है कि मैनर्स आना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी बातें आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और अ, इसमें जो है हमने 2 कंसेप्ट देख लिए हैं। 2 के एक में हमने ये जाना कि कुछ वर्ड हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और अभी हमने ये जाना इससे पहले कि कुछ वर्ड हमेशा प्लूरल रहते हैं। अब आगे जो हम जानने वाले हैं, जो अगली क्लास में जानेंगे, कुछ वर्ड जो दिखते सिंगुलर हैं होते प्लूरल हैं वो जानेंगे, और कुछ वर्ड जो दिखते प्लूरल हैं होते होते सिंगुलर हैं वो जानेंगे। और उसके बाद में कुछ वर्ड डबल काम करते हैं, वही सिंगुलर भी होते हैं और वही प्लूरल भी होते हैं, वो जानेंगे। तो ये कुछ आपके ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी के लिए जब आप इनको कर रहे हो उस टाइम पर तो आपको आसान लगता है, लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है, बाद में आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नाउन के कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी देखने वाले हैं, जैसे कॉज और रीज़न हो गया, ठीक है, या फिर जैसे होम और हाउस हो गया, उनको हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई समस्या हो या फिर कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी हो या फिर आपको कोई सुझाव देना है तो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। चलिए, धन्यवाद।